औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर सलाहुद्दीन अपने न्यू लेक्चर के साथ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ने लगे हैं और जो विरासत का जो कवानीन है वो आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 15 का जो विरासत का ये चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10th में, और इसमें से लॉन्ग भी आते हैं जो मैटर के कवानीन है। इसके अलावा जो अगर आप ये कंसेप्ट आज समझ लेते हो तो आप यकीन माने आपको ये आगे एफएससी में और आगे जब आप मास्टर में जाओगे तो वहाँ पर भी ये आपको काम आएंगे। ये एक यूनिवर्सल बातें हैं जो यहाँ पे जो हैं वो आज डिस्कस की जाएंगी। तो लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं अपने वो तमाम न्यू जो व्यूअर्स हैं उनको कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरा लेक्चर उनको समझ में आता है। नहीं आता तो छोड़ दें, ना करें आप लाइक, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो मेरा राइट बनता है कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी लाजमी करें और अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह करें। उसके बाद बेटा ये जो लेक्चर मैंने आज इसमें रिकॉर्ड करने लगा हूँ, इसमें थोड़ा सा एक लाइट का मसला है, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो लाइट का मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। तो आइए आज हम अपने जो विरासत के कवानीन हैं उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा बात करते हैं हम कि जो विरासत के कवानीन हैं इनका क्या किरदार है या विरासत का क्या किरदार है और ये कवानीन किसने दिए थे। पहले बेटा बात यह है कि आप विरासत को समझ लें कि विरासत है क्या। देखिए बेटा विरासत ये होती है कि जब वालिदैन की खुसूसियात वालिदैन से उनकी अगली नस्ल जनरेशन यानी औलाद में मुंतकिल होती हैं तो उसे हम विरासत कहते हैं। हमारे यहाँ विरासत का ये कंसेप्ट किया जाता है कि जी जो जायदाद वगैरह होती है तो उसको विरासत कहते हैं कि उसको विरासत में ये ज़मीन मिली, ये ज़मीन मिली। तो उस लिहाज से भी देख लेना कि ये ज़मीन मिलना, ये वो वालिदैन की जो ज़मीन होती है वो भी औलाद में उसका बंटवारा होता है, तो इसको भी विरासत कहा जाता है। इस तरीके से जो खुसूसियात वालिदैन से आती हैं औलाद में वो भी विरासत ही है। ठीक है बेटा। तो अब इसके कुछ कवानीन हैं, इसके कुछ असूल हैं जो अल्लाह ताला ने बना दिए हैं कि ये जो विरासत की खुसूसियात जो विरासती खुसूसियात होती हैं ये जो औलाद के अंदर मुंतकिल होती हैं ये कैसे मुंतकिल होती हैं, क्यों कर मुंतकिल होती हैं, क्या चीज़ के अंदर जो है वो शामिल है। पहले आज से कई हज़ार साल पहले या हज़ार नहीं कई सदियाँ पहले जो है वो इसके बारे में मालूम नहीं था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो विरासती खुसूसियात को औलाद से वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करता है। तो ये सब जांचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे रहे और एक साइंटिस्ट को जो है वो कामयाबी मिली और बाद में उन्हीं साइंसदान की जो आप कह लो कि रिसर्च थी उसको पकड़कर आगे फिर मज़ीद जो है वो लोगों ने रिसर्च की और आज ये जो तरक्की याफ्ता जो विरासत की जो रिसर्च है वो हमारे पास मौजूद है। तो बेटा सबसे पहले विरासत के बारे में जिन्होंने शुरुआत की थी वो ऑस्ट्रिया के एक साइंसदान थे जिनका नाम था मेंडल। ठीक है बेटा, इनको ग्रीगल मेंडल भी कहते हैं। ये पादरी थे। पादरी एक कहते हैं वो जो गिरजाघर होता है, देखिए बेटा जो हिंदू होते हैं उनका मंदिर होता है, मुसलमानों की मस्जिद होती है, और जो ईसाई होते हैं बेटा उनका गिरजाघर होता है। और जिस तरह मस्जिद का इमाम होता है, मंदिर का पंडित होता है, इस तरह गिरजाघर का पादरी होता है। ठीक है बेटा। तो पादरी जो थे वो गिरजाघर के पादरी थे, लेकिन उनकी एक क्या कहते हैं कि शौक था, एक जुनून था कि वो रिसर्च करने में उन्हें मज़ा आता था, रिसर्च करने में वो अपने आप को अच्छा महसूस करते थे। तो वो मजहबी होने के साथ साथ वो साइंस को भी, दुनिया के निज़ाम को भी समझने की कोशिश करते थे, जिसमें उन्होंने यही जो विरासत के कवानीन हैं वो बयान किए। ग्रीगल मेंडल ये कहते थे कि ये जो खुसूसियात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। अच्छा बेटा ये बात बता दूं, सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि हम सिर्फ इंसानों की बात करें, नहीं, इस दुनिया में जितने भी जानदार जिनके अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं उन सब में ऐसा होता है कि वो जब अपने बच्चे पैदा करते तो उनकी खुसूसियात जो हैं वो औलाद में मुंतकिल होती हैं। जिस तरह आप देख लें कि बिल्ली है तो बिल्ली की खुसूसियात उसकी अपनी औलाद में मुंतकिल हो जाती है। अब ऐसा तो कभी नहीं होता कि अगर एक बिल्ली है तो उसने एक कुत्ते को जन्म दिया है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुसूसियात होती हैं जो गिनी जा चुकी हैं एक जानदार के अंदर, और वही खुसूसियात ही उनकी औलाद के अंदर मुंतकिल होती है। तो मेंडल ये कहते थे कि बाज़ खुसूसियात जो वालिदैन, बाज़ क्या सारी खुसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, तो वो कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसा फैक्टर है जो इन खुसूसियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करता है। वो इसी सच में लगे रहे, यानी उनकी ये बात ठीक थी। बाद में जब ये साइंस एडवांस हुई तो पता चला कि वो जो फैक्टर, जो मेंडल कहते थे कि जो फैक्टर जो हैं वो खुसूसियात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल कराते हैं,
तो उनको जीन्स कहते हैं। वो जीन ही है जो खुशियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल कराते हैं। तो बेटा मेंडल ने ये बात कही थी कि फैक्टर्स होते हैं जो खुशियात को मुंतकिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? जीन्स कहलाते हैं। जब जीन्स का ये दरियाफ्त हो गया तो उसके बाद मजीद रिसर्च आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो मेंडल ने बेटा अपने ये जो तजर्बात बयान किए थे, तो अपने तजर्बात करने के लिए उसने जो था वो प्लांट्स पर अपने तजर्बात शुरू किए। उसने बहुत सारे जो है वो तजर्बात किए, बहुत सारे पौधों पर तजर्बात किए, लेकिन उसने बहुत सारे पौधों पर तजर्बात करने के बाद उसने एक पौधा सेलेक्ट किया कि इसके ऊपर मैं जो है वो तजर्बा करूंगा। उसने बेटा किस पौधे का इंतखाब किया? उसने मटर के पौधे का इंतखाब किया अपने तजर्बात के लिए। तो मटर का बेटा साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। ठीक है बेटा, पाइसम सैटिवम ये उसका साइंटिफिक नेम है। आपने याद करना है कि ये भी अक्सर पूछ लेते हैं कि मटर का साइंटिफिक नेम बयान करें, तो मटर का साइंटिफिक नेम जो है वो बेटा पाइसम सैटिवम है। अब बेटा इसके बाद एक बात और चीज सामने आती है कि अक्सर वो पूछते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया? आखिर क्या ऐसी वजह थी कि मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब किया, बाकी और पौधों का इंतखाब क्यों नहीं किया? तो उसकी 3 वजूहात हैं बेटा, और ये सवाल मैं बता दूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम सवाल है कि मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया। तो आपने ये जवाब जो है वो सुन लेने हैं, कंसेप्ट याद कर लेना है और उनको अपने पेपर में सीधे से लिख देना है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने समझना है। तो बेटा है क्या कि मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया? देखिए बेटा, आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो पहले कुछ चीज है कि वो मुख्तलिफ खुसूसियात वो कहते हैं होनी चाहिए। जो भी आप पौधा इंतखाब करो उसके अंदर मुख्तलिफ खुसूसियात होनी चाहिए ताकि उसकी रिसर्च आसान हो सके। कैसे रिसर्च आसान हो सके? कैसे उसके अंदर मुख्तलिफ खुसूसियात होनी चाहिए? देखिए बेटा, बात आ जाती है मवाजने की। अगर आपके पास कोई एक चीज है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज अच्छी है या बुरी है? तो आपके पास दूसरी एक मवाजने वाली चीज होगी तो आप मवाजन कर सकोगे, हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। अगर वो एक चीज ही आपके पास मौजूद है तो आप उसके जो खुसूसियात का सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक हो गया बेटा? तो मेंडल ने देखा कि जो मटर है, मटर के अंदर रिसर्च के लिहाज से उसने ये देखा कि मटर के पौधे का कद बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनकी फली जो होती है वो मोटी होती है और कुछ की फली जो होती है वो चिपकी होती है। इसी किसी बेटा उन्होंने ये देखा कि कुछ के फूल जो होते हैं वो ऊपर लगते हैं, खिलते हैं, और कुछ पौधों में फूल जो है दरमियान में खिलते हैं। फिर ये मेंडल ने ये देखा कि अब ये देखिए ये मुख्तलिफ खुसूसियात उनके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से हम उनकी पहचान करने में, हमें उसकी यानी रिसर्च करने में आसानी होती है। दूसरा मेंडल ने ये कहा कि उनके अंदर मुतजाद खुसूसियात भी होनी चाहिए। मुतजाद खुसूसियात कैसे बेटा? मुतजाद खुसूसियात की बिना पर ही तो हम जो है वो तजर्बात कर सकते, जो अभी पहले बयान कर रहा था कि फूली हुई भी होती है और चिपकी हुई भी होती है। उसके बाद कद बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। हाँ, मटर गोल भी होता है, झुरीदार भी होता है। हाँ, मटर का रंग सब्ज भी होता है, जर्द भी होता है। तो ये जो मुतजाद खुसूसियात हैं, इसी बिना पर मेंडल ने ये देखा कि मुतजाद खुसूसियात की बिना पर हम मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च आसानी से कर सकते हैं। और जो तीसरी बात उसने मेंडल ने ये बताई कि उनमें सेल्फ पोलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन भी होनी चाहिए। अब बात सुन रहे हो ये होंगे, वो पूछेंगे सर ये पोलिनेशन क्या है? बेटा पोलिनेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा होगा, उसमें ये ठहरा हुआ है। सेल्फ पोलिनेशन की तारीफ ठहरी हुई है, क्रॉस पोलिनेशन की तारीफ भी ठहरी हुई है। सेल्फ पोलिनेशन में बेटा ये होता है कि जब पोलन ग्रेन्स फूल के एंथर से निकल कर फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाएं, तो ये जो मुंतकिल होने का अमल है इसे हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। इनका मुंतकिल होने का अमल पोलन ग्रेन्स, इनको कौन मुंतकिल करते हैं? यही हशरात वगैरह, ये आपने पढ़ा है। अब होता ये है कि बेटा जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें एक पौधे का फूल खुद अपने आप की पोलिनेशन करता है, यानी अपने ही स्टिग्मा से, एंथर से अपने स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन मुंतकिल कर देता है, या उसी पौधे के दूसरे फूल पर पोलन ग्रेन मुंतकिल कर देता है। यह है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है बेटा? क्रॉस पोलिनेशन ये होता है कि जब पोलन ग्रेन्स फूल एक पौधे के फूल के एंथर से उड़कर किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाएं, ये बेटा होती है क्रॉस पोलिनेशन। तो मेंडल ने कहा तजर्बात करने के लिए आप उस पौधे का इंतखाब करो कि जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी हो और उसके साथ साथ उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी हो या क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो, जिसके नतीजे में उनके अंदर ये तजर्बात करने में आसानी होती है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन करने में आसानी होती है, वो जल्दी फल देते हैं और उन फल से हम उनके रिसर्च का हमें अंदाजा लगा लेते हैं। इसके बाद बेटा ये 3 खुसूसियातें वो किताब के अंदर दी गई हैं। चौथी मैं आपको जो खुसूसियात दूं वो ये होता है कि उनका लाइफ साइकिल।
लाइफ साइकिल का दौरान कम होना चाहिए। अब बेटा अंदाजा करें, एक साइंसदान रिसर्च कर रहा है, तो अगर वो पौधे पर रिसर्च कर रहा है, अगर वो पौधा 1 साल के बाद फल देता है तो उसको पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। तो मेंडल ने कहा कि वो उस पौधे का इंतखाब करें कि जिसकी लाइफ साइकिल कम दौराने का हो, यानी जैसे मटर है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो कम है, तकरीबन 6 माह है, उसके बाद वो फल देना शुरू कर देता है। तो इस वजह से मेंडल ने कहा कि इन 4 खसूसियात की बिना पर मैंने मटर के पौधे का इंतखाब किया, जिससे मुझे ये हुआ कि मुझे रिसर्च करने में आसानी हुई, और रिसर्च करने में आसानी की वजह से जो है मैं अपने जो तजुर्बात है वो करने में कामयाब हो गया। ठीक हो गया बेटा। तो ये एक मकसद था मेंडल का मटर के पौधे के इंतखाब करने का। दूसरा बेटा जो बात थी वो ये थी कि मेंडल ने जब अपने तजुर्बात किए तो उसने अब क्रॉस कराया। तो बेटा ये एक होता है मोनोहाइब्रिड का, डाइहाइब्रिड का, लेकिन सबसे पहले मैं वो क्रॉस के बारे में बता दूं कि बेटा क्रॉस होता क्या है। क्रॉस बेटा होता ये है कि जब आप 2 बीजों आपस में मिलाप करवाओ, यानी फर्ज करें हम जैसे कि अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि होता ये है कि फर्ज करें अगर हम दो पौधे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में पौधे की 2 मुज़ाद खुसूसियात हैं। अगर एक मुज़ाद खुसूसियात है कि बीज है गोल और एक है झुर्रीदार, तो हम इनका आपस में क्या कराते हैं बेटा, मिलाप करवाते हैं। जब हम इनका आपस में मिलाप करवाते हैं तो ये जो है इसे हम क्रॉस कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी खुसूसियात का जब हम मिलाप करवाएं तो वो बेटा क्या होता है, क्रॉस कहलाता है। उसके बाद हमें कोई नई नस्ल हासिल हो जाती है। लेकिन अब क्रॉस 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसमें बेटा होता ये है कि हम सिर्फ एक खुसूसियात लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक खुसूसियात लेते हैं, उसमें जो है हम एक ही खुसूसियात का आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं। कैसे, जैसा कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये बीज की शक्ल की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये क्या है, बीज की शक्ल। अब देखिए बीज की शक्ल है, लेकिन उसमें मुज़ाद खुसूसियात क्या है कि बीज गोल भी है और झुर्रीदार भी है। इसी तरीके से बेटा कि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम 2 मुतज़ाद खुसूसियात का मुताला करें। ये एक मुतज़ाद खुसूसियात है, उसमें हम 2 मुतज़ाद खुसूसियात का मुताला करें। कैसे बेटा, अब होता यह है कि दूसरी खुसूसियत क्या होगी, डाई में बीज की शक्ल के साथ साथ बीज का रंग भी आ जाएगा, बीज का रंग भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगर हम बीज का रंग ना करें तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बीज की शक्ल होगी, तो हम कहेंगे कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और अगर हम 2 खुसूसियत का मुताला करेंगे तो हम क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब जिसमें क्या होगा, बीज का रंग क्या होगा बेटा, बीज का रंग हो जाएगा गोल, सब्ज और जर्द झुर्रीदार। ठीक हो गया बेटा। तो अब देखें ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ये जब हम रंग और शक्ल का एक साथ क्रॉस कराएंगे तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक खुसूसियत, वो चाहे रंग हो या चाहे बीज की शक्ल हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा बेटा। ठीक हो गया बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये जो बुनियादी बेसिक बातें वो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आते हैं मेंडल के क्रॉस की तरफ कि मेंडल का जो क्रॉस है कि मेंडल ने जो अपने 2 क्रॉस बयान किए थे, या दूसरे में जो लॉज बयान किए थे जिन्हें मेंडल के लॉज कहते हैं, और दुनिया में वो बायोलॉजिकल लॉज के लिहाज से मशहूर हैं। ठीक है, बायोलॉजी में चंद ऐसे लॉज हैं जो मशहूर हैं और यूनिवर्सल हैं, उनको आज तक गलत साबित नहीं किया गया। हाँ, उनके ना थोड़ी बहुत कमी बेशी हुई है, लेकिन वो गलत साबित नहीं हुए। और मेंडल ही वो वाहिद इंसान था जिसने जेनेटिक्स की बुनियाद रखी थी, जिसने विरासत के कानून की बुनियाद रखी। उसने बताया था कि कैसे खुसूसियात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम मेंडल का जो पहला लॉ है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बुनियादी बातें जो है वो डिस्कस कर लूंगा, बाकी आप लोगों ने जो है वो बुक से अंदर जो है वो उसको देख लेना है। ठीक है बेटा, बेसिक बातें आप लोगों ने यहाँ से समझ लेंगे। अब बेटा होता क्या है, जो मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके अंदर बेटा हमने जो है वो मेंडल जो होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराता है बेटा। ठीक है, उसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं, सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। और उसमें मेंडल ने किसको उठाया, सिर्फ बीज की शक्ल को उठाया, कि बीज की शक्ल का, क्योंकि एक खुसूसियात का जो है वो क्रॉस है, तो मेंडल ने बीज की शक्ल उठाई। और बीज की शक्ल जो है मटर में वो कौन सी है, 2 हैं, या मटर का बीज गोल होता है या झुर्रीदार होता है।
अच्छा बेटा, अब ये इस डिटेल में जाने से पहले आपको मैं मेंडल के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसकी तारीफ बता दूं कि तारीफ मेंडल कहता क्या है। बेटा मेंडल ये कहता है, बल्कि नहीं, ये क्रॉस हो जाए उसके आखिर में आपको उसकी तारीफ समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। अच्छा बेटा, अब होता क्या है कि बीज की जो शक्ल है वो गोल है और झुर्रीदार है। मेंडल ने ये कहा कि जी जो मटर है उसके अंदर जो गोल शक्ल का बीज है वो डोमिनेंट होता है। गोल शक्ल का बीज क्या होता है बेटा? वो होता है डोमिनेंट। अब आपको पता है, पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ा चुका हूं कि डोमिनेंट क्या है। डोमिनेंट वो कहते हैं वो खुशियात जो किसी दूसरी खुशियात के असर को छुपा दे और अपना असर जाहिर कर दे। तो वो वाला जो कैरेक्टर होता है या वो वाली जो खुशियात होती है वो डोमिनेंट होती है। और जो रिसेसिव होती है, मेंडल ने कहा कि जो झुर्रीदार खुशियात है, झुर्रीदार बीज की खुशियात है मटर के अंदर, वो रिसेसिव है। अब आपने रिसेसिव पढ़ा हुआ है कि रिसेसिव उसे कहते हैं कि जिसका असर छुप जाए, जिसका असर छुप जाए वो रिसेसिव, जिसका असर जाहिर हो जाए वो क्या होता है बेटा? डोमिनेंट होता है। तो मेंडल ने कहा कि मैं इन दो मुज़र खुशियात का आपस में क्रॉस कराऊंगा और मैं मजीद इसके आगे रिसर्च करूंगा। उसके लिए उसने क्रॉस कराने के लिए उसने उनको नाम देना जरूरी था। वो जो डोमिनेंट था उसने उसको कहा, अब आपको पता है कि जो डोमिनेंट होते हैं हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बड़े अल्फाज में लिखते हैं, बड़े हरूफ में लिखते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसे हम छोटे हरूफ में लिखते हैं। तो उसने मेंडल ने क्या किया कि जो डोमिनेंट थी उसने उसको कैपिटल, गोल शक्ल डोमिनेंट थी उसको उसने कैपिटल आर से दिया, और झुर्रीदार था उसको उसने स्मॉल आर से दिया। ये बेटा ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू, ये ट्रू ब्रीड है, यानी ये अबाई नस्ल है। अबाई नस्ल यानी ये वो बीज हैं जिनको हम पहली मर्तबा क्रॉस कर रहे हैं, ये अबाई नस्ल है। ठीक है बेटा, ऐसा होता है ना कि जब कोई नई नस्ल पैदा होने तो पहले उनके जो होते हैं वालिदैन होते हैं ना, तो ये दूसरे लफ्जों में ये वालिदैन वाली नस्ल है ये। ठीक है बेटा, अब मेंडल ने आया, मेंडल ने कहा कि हम इसका क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के लिए मेंडल ने क्या किया कि इनका क्रॉस करा है। मेंडल ने ये देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये गोल बीज कि ये गोल बीज का जीनोटाइप है। अब बेटा यहां पे कंसेप्ट, मैं दूसरे कंसेप्ट भी क्लियर करता जाऊं कि बेटा ये जो गोल बीज है ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो कैपिटल आर ये है जीनोटाइप। ठीक है बेटा, यानी जो जीन की तरतीब है वो जीनोटाइप कहलाती है, और जीन की जीनोटाइप या जीन्स की तरतीब के लिहाज से जो उनका इजहार होता है, जिस खुशियत का इजहार होता है वो उसका फिनोटाइप है। जैसे कि कैपिटल जीनोटाइप, इस जीनोटाइप की वजह से शक्ल कौन सी बनी? गोल बनी, तो ये उसका क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। इधर भी ऐसे बेटा स्मॉल आर, और ये क्या हो गया? झुर्रीदार बीज हो गया। अब मेंडल ने क्या किया? इनका कराया क्रॉस कराया। तो इसको हम, ये जो पहली नस्ल है बेटा इसको हम कहते हैं P1 नस्ल, यानी अबाई नस्ल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, पहली नस्ल। अब उसमें क्या हुआ बेटा कि जब इसने क्रॉस कराया तो इसने तो इनके क्या बनाया बेटा? गैमीट्स। अब ये क्या है बेटा? गैमीट्स है, गैमीट्स है बेटा। अब याद रखना बेटा, आपने इसके अंदर करना ये है कि ये जो गैमीट्स हैं, जब ये गैमीट्स बनते हैं, अगर एक आर से ये आ रहा है तो उसके ऊपर आप लोगों ने दायरा लाजमी लगाना है। जब बेटा दायरा लगाएंगे तो इसके मतलब वो जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि ये जो है दरअसल क्या है? गैमीट्स हैं। अब बात को समझना है आपने यहाँ पे, जब किसी भी जानदार के अंदर गैमीट्स बनते थे तो उनके अंदर क्या होती थी बेटा? मियोसिस होती थी। और आपको मियोसिस का पता है कि मियोसिस नतीजे में क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो इधर देख लें, इधर भी ऐसा हुआ है, जब गैमीट्स बने हैं तो यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था जीन जोड़े की सूरत में होते हैं, अलील होते हैं, ये वही अलील है बेटा। ये एक पूरा जीन है, ये एक पूरा जीन है किसका? बीज की शक्ल का, और ये उसकी अलील है। तो जब गैमीट्स बनते थे तो एक एक अलील अलग हो जाती थी, तो एक अलील इधर आ गई, इसकी अलील ये इधर आ गई। अब इन दोनों गैमीट्स का हुआ आपस में मिलाप। जब इन दोनों गैमीट्स का आपस में मिलाप हुआ तो बेटा ये गैमीट्स इकट्ठे हो गए अगली नस्ल में, जिसको हम क्या कहते हैं? पहली नस्ल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसे हम पहली नस्ल कहते हैं। तो पहली नस्ल में आप देख लें बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गए। अब आपको पता है कि जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है और स्मॉल आर जो है वो बेटा रिसेसिव है।
तो इस लिहाज से ये जो बीज हासिल होंगे पहली नस्ल के, वो सारे के सारे बेटा गोल होंगे। ठीक है बेटा, जुरीदार कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब में जो कैपिटल आर होगा वो डोमिनेंट होगा। तो उस लिहाज से बेटा अब तमाम बीज जो है वो गोल हो गए। अब मेंडल ने फिर क्या किया, ये जो अब नस्ल उसे हासिल हुई थी तमाम गोल बीज वाली, उसने उनका आपस में क्या कराया बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ क्रॉस कराया। अब मेंडल ने जब बेटा उनका सेल्फ क्रॉस कराया तो फिर क्या होगा, ये होगी F2 जनरेशन कहलाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, F1 क्रॉस F1। अब ये इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, F1 क्रॉस F1। फिर हम क्या करेंगे, इनके गेमीट्स बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग गेमीट्स बनाएंगे। जब बेटा इनके अलग अलग गेमीट्स बनेंगे, अब फिर क्या होगा, ये अपनी नस्ल बनाएंगे। उसमें कैसे होगा बेटा, ये फिर गेमीट्स अलग अलग होने के बाद ये गेमीट्स मिलेंगे। तो उसमें मेंडल ने ये जो सेल्फ क्रॉस उसने कराया, उसके बाद उसने एक तनासुब का एक फार्मूला इस्तेमाल किया, यानी उसके अंदर मेंडल ने मैथ के असूल भी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किए, और इसी मैथ के असूल ने ही उसे अपने ये जो कानून है उसको साबित करने में मदद फराहम की। अच्छा बेटा, ये एक उसने स्क्वायर बनाया, एक डब्बा बनाया जिसके अंदर क्रॉस कराया गया। इस डब्बे को, इस स्क्वायर को हम कहते हैं पुन्नेट का मुरब्बा। पुन्नेट का मुरब्बा। ठीक है बेटा, वो शायद कोई मैथमेटिशियन होगा जिसने ये पुन्नेट का मुरब्बा फराहम किया होगा, तो मेंडल ने उसके कानून को जो है वो इस्तेमाल किया। अब उसमें क्या हुआ बेटा, हमने क्रॉस किया। ठीक है बेटा, एक गेमेट ये, दूसरा गेमेट ये, अब इनका आपस में क्या कराया, मिलाप होगा बेटा। तो ये आर इस आर से मिला, कैपिटल आर ये हो गया। ये वाला आर इससे मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। इसके बाद ये वाला आर इससे मिलाप हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका जब मिलाप हुआ तो वो बन गया स्मॉल आर। ठीक हो गया बेटा। ये अब बेटा क्या हो रही है, ये सारी की सारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी ये आपस में इनका मिलाप हुआ, ये अलग था, लेकिन जब ये बीज हमें हासिल हुए गोल बीज, अब इनका तमाम गोल बीजों का आपस में मिलाप कराया गया। आपस में मिलाप का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया। जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो उसके नतीजे में ये गेमीट्स बने, फिर इन्हीं गेमीट्स का आपस में मिलाप कराया गया। ये देखिए, इन्हीं गेमीट्स का आपस में मिलाप हो रहा है। अब उसके नतीजे में मेंडल ने ये चेक किया, जब उसने ये तनासब निकाला तो उसे ये पता चला कि क्रॉस के नतीजे में उसको 3 बीज ऐसे हासिल हुए जो गोल हैं, जिनकी शेप गोल है, और एक बीज ऐसा था जो क्या था बेटा, झुर्रीदार था। यानी मेंडल ने कहा कि मेरे पास जितने भी बीज है वो हजारों में थे, सैकड़ों में थे, तो उसने कहा उसमें से 25% जो थे वो झुर्रीदार थे और 75% जो थे वो गोल थे। तो मेंडल ने कहा कि जो हमें तनासब हासिल होता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसमें जो तनासब हासिल होता है, तो उसमें जो गोल शक्ल के बीज थे वो 75% थे और झुर्रीदार थे वो 25% थे। इसका मतलब उसने ये कहा कि गोल बीज जो है वो डोमिनेंट है, और ये जो गोल बीज डोमिनेंट है, इसमें उसने एक बात ये कही कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक था होमोजाइगस और एक था हेटेरोजाइगस। अब देखें बेटा, इसमें ये दोनों अलील एक जैसी हैं, तो ये है बेटा हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। इसमें दोनों अलील मुख्तलिफ हैं, ये है हेटेरोजाइगस, इसमें दोनों अलील एक जैसे, ये क्या है, होमोजाइगस बेटा। अब यहां पे ये बात याद रखना, आप ये बात सोचने वाली है कि जब यहां पर तमाम बीज गोल पैदा हुए थे, अब मेंडल ने यहां पे सोचा, यानी मैं इस पूरे लॉ का खुलासा निकाल रहा हूं। मेंडल ने ये सोचा कि जब यहां पर तमाम बीज गोल थे और हमने क्रॉस भी गोल बीजों का कराया, तो फिर ये झुर्रीदार कहां से आ गया, ये सवाल बनता है बेटा। मेंडल का सवाल यही है कि मेंडल ने कहा कि जब हमने F1 क्रॉस की, इसमें तमाम बीज गोल थे, तो फिर जब हमने क्रॉस ही गोल बीजों का कराया तो उसके नतीजे में फिर झुर्रीदार बीज कहां से आ गया, सारे के सारे गोल होने चाहिए थे। तो मेंडल ने फिर यहाँ पे आखिर में, जो आपके इस 10th की बुक के अंदर एक तारीफ ठहरी हुई है, मेंडल ने ये बयान किया है तारीफ में। मेंडल ने कहा था कि जब मियोसिस के दौरान नए गेमीट्स बन रहे होते हैं, तो गेमीट्स बनते वक्त होता क्या है कि ये अलील जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जब ये अलील अलग अलग होती हैं तो फिर जब इनका आपस में, जब ये अलील अलग होते हैं, फिर जब वो किसी और के गेमीट्स आपस में आकर मिलते हैं,
यानी जब वो गमीट्स आपस में आके मिलते हैं तो फिर ये दोबारा से यूनाइट हो जाती हैं। अब याद रखना बेटा कि अगर ये हमारे पास एक बीज है जिसकी जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है, इस वजह से उसकी शक्ल गोल आ रही है। लेकिन गोल शक्ल आने का मतलब ये नहीं है कि फिर आने वाली आइंदा नस्ल सारे की सारी गोल होगी, नहीं, उसके अंदर झुर्रीदार बीज वाला जीन तो मौजूद है ना, तो किसी न किसी नस्ल में वो झुर्रीदार वाला बीज अपने आप को शो करा देता है। ठीक है, एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल, चार नस्ल के बाद आकर वो अपना जो है वो असर दिखा देता है, तो हमारे पास जो बीज आता है वो झुर्रीदार आ जाता है। ठीक होगा बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेंडल ने तारीफ दी थी सेग्रीगेशन की वो समझ आ गई होती। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मेंडल ने कहा था, देखिए बेटा, ये जब मियोसिस होती है ना, आपको मियोसिस याद है, तो सेल 2n होता है। ठीक है बेटा, अब मियोसिस के नतीजे में आपको पता है कि जो सेल होते हैं वो फिर 4 में तकसीम होते हैं और उनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है बेटा, आधी आधी हो जाती है। ठीक हो गया बेटा। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं जोड़ों की सूरत में होते हैं, ऐसे ये जोड़ा, ये एक जोड़ा है। इस तरीके से अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान के अंदर टोटल ये 23 जोड़े होते हैं। अब क्या होता है बेटा कि जब ये सेल मियोसिस करके तकसीम होगा तो फिर ये क्रोमोसोम भी, आपको याद होगा इंटरफेज नहीं, सॉरी बेटा, टेलोफेज, हाँ टेलोफेज में ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। जब ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, अब बेटा समझें, आप फर्ज करें कि अगर इसके ऊपर अलील है, गोल बीज की अलील यहाँ पे है और रिसेसिव बीज की अलील जो है वो यहाँ पर है। अब ये अलग अलग हो जाएंगे बेटा। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये एक गैमीट में गया, ये दूसरे गैमीट में गया। जब ये गैमीट्स बेटा कहीं और जगह पर मिलते हैं, किसी और जगह नहीं, किसी और फूल पर मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर में, और बीज की शक्ल जो होती है वो गोल हो जाती है। तो मेंडल ने कहा, यही कहा था, मेंडल ने अपनी जो तारीफ दी थी, मेंडल ने कहा था कि मियोसिस के दौरान जब ये गैमीट्स बनते हैं और ये सारी अलील अलग अलग होती हैं, तो फिर कहीं और पर जब इनका आपस में मिलाप होता है तो ये अलील दोबारा से यूनाइट हो जाते हैं, दोबारा से मिल जाती है। तो मेंडल ने कहा कि ये दरअसल खसूसियात की जो मुंतकली है वो सारी कौन करते हैं बेटा, जीन्स करते हैं, और जीन में जो होती हैं वो अलील होती हैं, उसमें से जो अलील डोमिनेंट होगी वो अपना असर दिखाएगी, जो डोमिनेंट नहीं होगी तो वो उसका असर जो होगा वो छुप जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो होगा आपको समझ आया होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझना है। हाँ, अगर आपको ये कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पर, वो भी आप उसमें नोट कर लेना है। जो भी क्वेश्चन हो मुझसे अपने व्हाट्सएप पे पूछ लेना है। उम्मीद करता हूँ ये मैंने वैसे अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर छोटे पॉइंट से लेकर पहले छोटे छोटे पॉइंट समझाऊं, फिर बड़े पॉइंट की तरफ आऊं। तो कोशिश यही की है कि इस तरीके से आपको समझ आएगा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट, कोई मसला हो तो आप मुझसे जो रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।